हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ मूवमेंट से। दो टाइप की मूवमेंट होती है, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों टाइप की होती है। तो सबसे पहले आता है कि अर्थ कैसे मूव करती है। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल सरफेस पे काम कर रहे हैं। एंडोजेनिक में भी दो टाइप होते हैं, एक तो स्लो मूवमेंट होता है और एक सडन मूवमेंट होता है। स्लो मतलब धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मूव कर रही हैं, धीरे धीरे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सडन एकदम से हो रहा है। स्लो मूवमेंट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ओरोजेनिक और एक होता है एपीरोजेनिक। ओरोजेनिक और एपीरोजेनिक में जिस डायरेक्शन में वो वर्क कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है। ओरोजेनिक वर्क करता है वर्टिकली और एपीरोजेनिक जो होता है वर्क करता है हॉरिजॉन्टली। ओरोजेनिक से इसीलिए माउंटेन्स बिल्ड होते हैं एंड एपीरोजेनिक से कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होते हैं। बेसिकली जो कंप्रेशन हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन्स में वर्क करता है जैसे, या फिर ब्लॉक माउंटेन्स में हमने देखा था टेंशन वर्क करती है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं उसकी वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस से, और एपीरोजेनिक से कॉन्टिनेंट बिल्ड होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करते हैं। फिर सडन मूवमेंट में जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है उसकी वो पुश करती है या फिर टक करती है। ये सडन मूवमेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं जैसे, या फिर अर्थक्वेक जब आते हैं तो सडन मूवमेंट होता है। तो स्लो में ओरोजेनिक और एपीरोजेनिक, एंड सडन मूवमेंट में वॉल्केनोस और अर्थक्वेक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके बाद है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक में वेदरिंग हो रही है रॉक्स की, इरोजन हो रहा है फ्रॉम विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, या और उसके बाद कार्स्ट लैंडफॉर्म हमारे फॉर्म हो रहे हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मास मूवमेंट हो रही है, मास वेस्टिंग हो रही है, इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है पार्टिकल्स का। तो ये दो टाइप की मूवमेंट होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके बाद इसका डिफरेंस है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ड्रॉ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। हीट जनरेट जो अर्थ के अंदर करती है वो ही मेन सोर्स होता है एंडोजेनिक फोर्सेस का, जिससे माउंटेन फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिज्म होता है, कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसके बाद एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेव्स हैं, विंड है, वाटर है, इरोजन जिसकी वजह से इरोजन, डिपोजिशन और वेदरिंग हो रही है। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में जैसे हमने सन में भी देखा था और हमने अर्थ के इंटीरियर में भी देखा था कि मटेरियल जो है उसकी अलग अलग डेंसिटी होती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स काम करते हैं। तो वो भी एंडोजेनिक फोर्सेस में ही आ जाता है। इसके बाद डायास्ट्रोफिज्म। डायास्ट्रोफिज्म होता है जो दोनों प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस मिला के अर्थ में जो काम कर रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, नहीं सॉरी, जो इंटरनली सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, अब चाहे उसमें ओरोजेनिक प्रोसेसेस हो या फिर एपीरोजेनिक प्रोसेसेस हो, दोनों को मिला के हम डायास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ऑल दी प्रोसेसेस जो मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं या फिर बिल्ड करते हैं अर्थ के क्रस्ट के पोर्शन को, उसके लिए हम डायाट्रोफिज्म वर्ड यूज करते हैं प्रोसेस का। हम्म। तो यहाँ पे हमने देख लिया ओरोजेनिक, टेंशन, टेंशन से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, कंप्रेशन फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं हिमालय जैसे। एपीरोजेनिक, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ओरोजेनिक है और पीरोजेनिक है वो सब कैटेगरीज हैं अंडर डायस्ट्रोफिज्म। हाँ जी। डायस्ट्रोफिज्म में एक्सोजेनिक फोर्सेस आ सकती हैं क्योंकि नहीं, सिर्फ नहीं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं उनके लिए हम डायास्ट्रोफिज्म वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो क्योंकि अंदर इसमें काम है। डेफिनेशन में यही लिखा है ना, मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शंस ऑफ अर्थ हाँ। क्रस्ट। अच्छा, हाँ बट क्रस्ट जो ठीक है तो एंडोजेनिक ही होगा। जिन फोर्सेस की वजह से ये सब हो रहा है वो इंटरनली वर्क कर रहे हैं ना, अर्थ के सरफेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ठीक। मूवमेंट हो रही है, एलिवेशन हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, तो वहां इसलिए से इसमें बोल सकते हैं डायास्ट्रोफिज्म। ना कि जो डायस्ट्रोफिज्म है उसमें स्ट्रेस होता है, कंप्रेशन होता है, शियरिंग होता है, टेंशन होता है। तो ये जो हम्म। भी चीज है सब सब एंडोजेनिक है, इंटरनल फोर्सेस की वजह नीचे से से। हो रहा है। हम्म। थर्मल भी हो सकता है, हाँ। और जैसे रिफ्ट वैली फॉर्म होती है तो वो भी एंडोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट आता है। यस। उसके बाद आता है वॉल्केनिज्म, जो कि सडन मूवमेंट में हमने देखा था एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर। तो वॉल्केनिज्म में वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या होता है, एक वेंट होती है
अर्थ के क्रस्ट में एक ओपनिंग, जहां से जो मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन मटेरियल है, वो बाहर निकलता है, सरफेस पे आता है, उसके बाद अलग अलग लैंडफॉर्म्स उससे फॉर्म होती है। वॉल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस, molten rock materials, lava, it comes to the surface. एक्टिव वॉल्केनो होता है, डोरमेंट वॉल्केनो होता है। जो मैग्मा चैम्बर, जो कि अर्थ के इंटीरियर में, मैंटल के पोर्शन में जो विस्कस पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और जब वो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। इसके अलावा अ वॉल्केनो दैट इज एक्टिव, a volcano is called active volcano if the materials mentioned, ये सब रिलीज हो रहे हैं, इसका एक टाइम पीरियड भी होता है, दैट इज 10,000 ईयर्स। अगर 10,000 ईयर्स के अंदर अंदर वो इरप्ट हो रहा है तो एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। एंड अगर तब से इरप्ट नहीं हुआ है बट चांसेस हैं कि इरप्ट हो सकता है, तो डोरमेंट बोलते हैं। एंड अगर कोई भी चांसेस नहीं है कि इरप्ट नहीं होने वाला, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। तो उसके टाइम बाद, पीरियड 1000 ईयर्स है यहाँ पे। हाँ जी, ये भी देखेंगे टाइप ऑफ वोल्केनोज में, एक्टिव 10,000। ठीक है। इसके बाद अब जो मटेरियल यहाँ पे निकल रहा है, इसके लिए एक वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोकैलिस्टिक डेब्रिस। Pyroclastic. बेसिकली क्या Pyroclastic, बोल, small pieces of हाँ, rocks. Oh. पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, जो भी रॉक, बेसिकली जब वॉल्केनो इरप्ट करता है, जो अलग अलग सॉलिडिफाइड मैग्मा निकल रहा है या फिर क्या रॉक के होता है फॉर्म उसमें? में। तो उसमें होता है हॉट लावा ब्लॉक्स होता है, ऐश होता है, वोल्केनिक गैस होता है, दे आर ड्रिवन बाय ग्रेविटी और फ्लो। तो पायरोक्लास्ट, जैसे कैसे बोला, अगर कोई स्टील मेकिंग फैक्ट्री में देखते हैं तो एक ऊपर में एक स्टील, जब मोल्टन स्टील होता है उसके ऊपर में एक लेयर जम जाता है, तो वैसी टाइप ही कुछ होता है पायरोक्लास्ट। इसको पायरोलिसिस से भी थोड़ा एसोसिएट कर सकते हैं आई थिंक। स्पीड उसका, पायरोक्लास्ट इज डेडली ऑफ ऑल द वोल्केनिक हजार्ड, एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। एक तरह से रॉक जो होता है ना, मेल्ट कर जाता है कि पायरोक्लास्ट। कितना ज्यादा डेब्रिस निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉम्पी सिटी हुए थे, इट वॉज इनगल्फ्ड अंडर पायरोक्लास्ट 79 एडी। काइनेटिक एनर्जी ह्यूज रहता है, तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। ठीक, कंटिन्यू। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ वोल्केनोस। अलग अलग फैक्टर्स पे वोल्केनोस को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो एक्टिव है कि नहीं है, उसके बाद कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर है उसका, क्या शेप उसकी फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट हमने देख लिया कि जो लास्ट 10,000 ईयर्स में इरप्ट हुआ है कभी ना कभी, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट इटना इटली में, बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद डोरमेंट वोल्केनो, जो कि लास्ट 10,000 ईयर्स में इरप्ट नहीं हुआ है बट एक्सपेक्टेशन से चांसेस हैं कि इरप्ट हो सकता है, माउंट फ्यूजी जापान में, एंड माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में। डोरमेंट वोल्केनो के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसके कोई चांसेस ही नहीं है कि वो इरप्ट हो सकता है, बहुत लंबे टाइम से वो इरप्ट नहीं हुआ है, 10,000 ईयर से ज्यादा तो हो ही चुका है, बट उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो इरप्ट हो सकता है, तो वो हो जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान आइलैंड्स में है, बैरन आइलैंड। इसके बाद टाइप ऑफ वोल्केनो, उनके स्ट्रक्चरिंग के ऊपर एंड कितने ज्यादा वो एक्सप्लोसिव है उस नेचर के ऊपर। फिशर वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो एंड कैल्डेरा वोल्केनो। तो ये जो शील्ड वोल्केनो होते हैं ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं साइज में, एंड जो कैल्डेरा जिसमें कि डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर। एंड हमने जो देखा अभी बैरन आइलैंड में, उसका टाइप ये कॉम्पोजिट वोल्केनो है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शील्ड वोल्केनो में लिखा हुआ है लो विस्कस लावा, और कॉम्पोजिट वोल्केनो में लिखा हुआ है हाई विस्कस लावा। तो विस्कोसिटी का मतलब पहले तो यहाँ पे ये होता है कि कोई मटेरियल जो फ्लो कर रहा है उसमें कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है फ्लो करने। इसको आप समझ सकते हो कि जो वाटर होता है वो लो, उसकी विस्कोसिटी लो होती है, मतलब ज्यादा आसानी से वो फ्लो कर पाता है। उसी को अगर आप कंपेयर करोगे हनी से, तो हनी की विस्कोसिटी हाई होती है, रेजिस्टेंस होती है, उतना फ्लो नहीं होता। तो वैसे ही लावा में भी होता है, लो विस्कस लावा, मतलब जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतना ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ये फ्लो करेगा।
और हाई विस्कस लावा मतलब कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, थिक होगा, हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी इसमें, इसलिए लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हाई विस्कोसिटी लावास फ्लो स्लोली एंड टिपिकली कवर स्मॉलर एरियाज, जो कि कॉम्पोजिट वोल्केनोज में होता है। इन कॉन्ट्रास्ट लो विस्कोसिटी मैग्मास फ्लो मोर रैपिडली, जो कि शील्ड वोल्केनोज में होता है, एंड दे कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स। तो सबसे पहला आ जाता है शील्ड वोल्केनो, लार्जेस्ट होते हैं ऑफ ऑल दी वोल्केनोज ऑन दी अर्थ। हवाईयन वोल्केनो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बसाल्ट, एंड बसाल्ट की लो विस्कोसिटी होती है, मतलब मोर वाटरी होता है, लंबा एरिया कवर करता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। लो एक्सप्लोजिविटी होती है, लंबा डिस्टेंस तो करता है, बट जो हम बोलते हैं कि वॉल्केनो बॉम्ब या फिर हमने पायरोक्लास्टिक जो अभी डेब्रिस देखा, वो ज्यादा नहीं निकलता है, इस वजह से लो एक्सप्लोजिविटी होती है इनकी, बट लार्जेस्ट होते हैं साइज ऑफ ऑल दी वोल्केनो। हवाईयन वोल्केनो इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद शील्ड वोल्केनोज में यहाँ पे बात हो रही है कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, प्री शील्ड, शील्ड, पोस्ट शील्ड, ऐसे तो बोल रेजुविनेशन। सकते हैं इसमें, अगर ऐसे समझना है तो, अगर बॉटल बंद है और अगर एक ग्लास ऑफ वाटर बॉटल है और एक और हनी बॉटल है, तो अगर वाटर वाटर बंद है तो उसको दबाएंगे तो फिर ज्यादा दूर तक जाएगा वोल्केनो। लावा फ्लोज आउटवर्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि लो विस्कोसिटी है, मोर वाटरी है, दूर तक जाएगा। हम्म। और दूसरे हाँ, जो तो अगर, शील्ड वोल्केनो। हाँ, हाँ, अगर हाई विस्कोसिटी होगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, थोड़ा धीरे होगा, आई थिंक ऐसे इसको। मतलब जो ज्यादा दूर तक, हाँ वो इसमें होगा, बट जो एक्सप्लोजिविटी वाला फैक्टर होता है हम्म। वो विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं वो करता, डिपेंड हाँ, करता फ्लो है बस आपका ये डिपेंड जो, करता है विस्कोसिटी पर। हम्म, आपका ये जो चैम्बर है ये इस सरफेस से कितना दूर है, इस पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि एक्सप्लोजिविटी कितनी ज्यादा होगी। अब जैसे शील्ड वॉल्केनो में आप देख सकते हो यहाँ पे इसका चैम्बर है, बट जो ये कैल्डेरा वॉल्केनो होता है इसमें जो इसका चैम्बर होता है वो बहुत पास होता है सरफेस के, इसकी वजह से भी ये ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एंड फिर ये थोड़े कम कम एक्सप्लोसिव होते जाते हैं। एंड हम्म। कितना दूर तक लावा ट्रैवल कर रहा है वॉल्केनो इरप्शन होने के बाद, वो विस्कोसिटी फिर डिसाइड करती है। okay। तो शील्ड वोल्केनो हो गया लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोस, बसाल्ट से बने होते हैं, एक्सप्लोजिविटी लो होती है। शील्ड वोल्केनोस में 4 स्टेजेस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। शील्ड वोल्केनो स्टार्ट होता है तो इनफ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं, वॉल्यूम लो होती है। फिर शील्ड जब बन जाता है तो 95% अपना मास एक्यूमुलेट करता है, कॉन्टिन्यूअस इरप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है। पोस्ट शील्ड जब होता है तब इसका जो इरप्शंस होते हैं थोड़ा स्लाइटली एक्सप्लोसिव ज्यादा होने लगते हैं, मतलब एक एक्टिव फेज से जाके फिर से इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं उसके इरप्शंस, ज्यादा इरप्शंस नहीं हो रहे हैं बेसिकली। तो शील्ड में 95% मास एक्यूमुलेट करता है, कॉन्टिन्यूअस इरप्शंस होते हैं। उसके बाद सिंडर कोन वोल्केनो। अब सिंडर कोन वोल्केनो जो होता है कॉम्पोजिट वोल्केनो से छोटा होता है, एंड एक कोन टाइप शेप फॉर्म कर लेता है ये। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो हाइट होती है 300 मीटर्स तक भी रेयरली पहुंचती है, साइज हाइट में बहुत छोटा होता है, हम देख सकते हैं। एंड इट ग्रोज रैपिडली एंड यूजुअली फॉर्म्स अ सिंगल इरप्शन लेयर। सिंगल इरप्शन लेयर मतलब एक बार बस इरप्शन हुआ एंड जो हमारा डेब्रिस निकला या फिर लावा निकला, उसकी वजह से यहाँ पे जो लिखा है टेफ्रा लेयर, जो वॉल्केनिक एश है उसकी वजह से ये लेयर एक फॉर्म हो जाती है, बट ज्यादा लेयर्स नहीं फॉर्म होती, सिंगल इरप्शन होता है, लगातार फ्रीक्वेंट इरप्शन नहीं होते इसमें। कोन शेप इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको अलग बनाता है, स्मॉलर होता है कॉम्पोजिट वोल्केनो से, एंड हाइट इसकी 300 मीटर्स तक पहुंचती है। इसके बाद प्यूमाइस, इट इज composed ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक दैट आर कॉल्ड प्यूमाइस। प्यूमाइस होता है टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक जो कि लावा से बनती है, हाई, इसमें हाई कंटेंट होता है गैसेस का और वाटर का। तो बेसिकली जो टेफ्रा लेयर्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं इसमें प्यूमाइस भी मिली होती है। दे आर पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो प्यूमाइस जो रॉक होती है उससे बनता है धीरे धीरे, एंड सिंगल इरप्शन होता है जिसकी वजह से टेफ्रा लेयर्स बनती हैं। द रॉक शूट्स अप इन द एयर एंड डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द विंड, मतलब एक्सप्लोजिविटी भी इसकी कम होती है, हाइट भी कम है एंड एक्सप्लोजिविटी भी कम है।
इसके बाद आता है कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट वोल्केनो को हम स्ट्रैटो वोल्केनो भी बोलते हैं। कोन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे हमने इसमें कैल्डेरा में देखा कि सिंगल इरप्शन होता है तो बहुत सारी लेयर्स फॉर्म नहीं हो पाती, बट कॉम्पोजिट में फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी लेयर्स फॉर्म होती है, जो कि लेयर्स बनी होती है लावा से, ऐश से, प्यूमाइट से, टेफरा से। ये जो टेफरा लेयर्स हमने देखी यहाँ पे, and इनके eruption and have eruptions of cooler and more viscous lavas than basalt। यहाँ पे हमने देखा था वैसे इसकी विस्कस। विस्कोसिटी ठीक ठाक होती है, बट जब हम शील्ड वोल्केनो से इसको कंपेयर करते हैं तो ज्यादा लंबा एरिया ये नहीं कवर कर पाता है। एक्सप्लोसिव नेचर होता है विद हाई क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एशेस गोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो एक्सप्लोसिविटी इसकी कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत हाई होती है, बट कैल्डेरा वोल्केनो से कम होती है। मैग्मा चैम्बर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा लंबा डिस्टेंस ये कवर नहीं भी कर पाते हैं, ज्यादा एक्सप्लोसिव कैल्डेरा जितने नहीं होते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है मैग्मा चैम्बर का सरफेस से वो देख सकते हैं ज्यादा है। तो बस हमें यहाँ पे याद रखना है कोन शेप वोल्केनो है, स्ट्रैटो वोल्केनो भी बोलते हैं, बहुत सारी लेयर से फॉर्म होता है, विस्कस, हाई विस्कस लावा होता है। एग्जाम्पल में बैरन आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार में है, एक्टिव वोल्केनो है, कॉम्पोजिट वोल्केनो का टाइप है। एंड ऑल्सो माउंटेन माउंट फ्यूजी इन जापान एंड माउंट शास्ता इन कैलिफोर्निया इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्रेटर होता है इसकी, most of the composite volcanoes have a crater at the summit which contains a central vent and a clustered group of vents। तो बीच में हम यहाँ देख सकते हैं जो छोटी सी वेंट बनी हुई है, क्रेटर बना हुआ है, वो लावा जब एक्सप्लोड करता है, थिकनेस जो होती है लावा की उसकी वजह से फॉर्म होता है। इसके बाद आता है कैल्डेरा वोल्केनो। सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होता है इनका, एंड बेसिकली एक डूम शेप जो है वो फॉर्म करते हैं। एंड जो डूम शेप है ये इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि इनका जो एक्सप्लो they are so explosive that when they erupt they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। एंड दी ये जो खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं, जो लावा है बाहर फ्लो ही नहीं कर पाता है, खुद में ही कोलैप्स होते रहते हैं इन डिप्रेशन की वजह से। जो डूम लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको कैल्डेरा बोलते हैं। अ कैल्डेरा इज फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स एंड कोलैप्सेस इनवर्ड्स ओनली। तो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करता है, हाई एक्सप्लोसिविटी की वजह से अपने खुद के स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लोड कर जाता है, जिसकी वजह से डूम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कैल्डेरा वोल्केनो का एग्जांपल इसका मतलब येलोस्टोन कैल्डेरा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो सील्ड वोल्केनो होते हैं, तो कैल्ड्रा वोल्केनो एक सब पार्ट है सील्ड का, मतलब उसी के टाइप के होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कोन स्ट्रक्चर, इसमें भी कोन है। जो बट टूट कौन के का सब कैल्ड्रा बन जाते हैं तो सील्ड बन, टाइप? जो सील्ड टूट के बन जाते हैं तो कैल्ड्रा बन जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बट शील्ड में तो डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हो रहा है ना। वो तो डिफरेंट टाइप ही हो गए, तीनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट देख है। रहे हो आप डोम शेप बन रही है, एंड यहाँ पे ऐसा ऐसे कोई ऐसे डोम। ऐसे अब तुमने बोला ना कि जब एक्सप्लोर करते हैं उनका इतना ज्यादा एक्सप्लोशन ज्यादा हाई होता है कि वो टूट के अंदर चल रहा है तो कैल्डेरा फॉर्मेशन होता है। हाँ। तो वही मैं बट बता रहा हूँ शील्ड शील्ड में लंबे एरिया कवर करता है। जो वोल्केनो का लावा होता है वो लंबा एरिया कवर करता है, वो ऐसा नहीं होता है कि उसकी थिकनेस की वजह से वो अपने अंदर ही कोलैप्स कर रहा है शील्ड यहाँ वोल्केनो। पे जो वेंट भी है औशे, ये देखो ना, शील्ड वॉल कहने को तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, कैल्डेरा में वेंट भी ज्यादा क्लोजर है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू मतलब कि कैल्डेरा। अलग ही है पूरा, तीनों अलग, हाँ। चारों अलग, हाँ ठीक। अलग ही होता है। हम्म। एंड इसका एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन भी यही होता है कि इसका जो चैम्बर है ये आप देख सकते हो कि जो मैग्मा चैम्बर है ये बहुत ज्यादा क्लोज होता है इसके सरफेस से, इसकी वजह से इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है नेचर। और इसी में कैल्डरा, यही कैल्डरा है इसमें लेक बन जाते तो कैल्डरा लेक बोलते हैं। हाँ हाँ हम्म। यही है। ठीक है, तो तो ओल्ड डूम, कौन है इसमें? ओल्ड कौन, जो कौन स्ट्रक्चर था उसमें से ओल्ड कौन है क्योंकि पहले टूट गया इसलिए? हाँ मतलब बार बार इरोजन हो, बार बार इरप्शन होता है, तो उसकी वजह से पहले इरप्ट हुआ और फिर वो खुद अपने ही इनवर्ड डायरेक्शन में कोलैप्स कर गया। धीरे धीरे वो
कूल डाउन होएगा तो उसकी वजह से ओल्ड कोन बन गया, फिर से इरप्ट होएगा तो न्यू कोन बन जाएगा। ठीक। सही बात हो रही है। और स्टीप स्लोप होती है जो कि ऐश लावा टेफ्रा लेयर से बनी होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया शील्ड लार्जेस्ट होते हैं, कैल्डेरा एक्सप्लोसिव होते हैं सबसे ज्यादा। एंड कॉम्पोजिट का ही एग्जाम्पल है बैरन आइलैंड जो अंडमान में है, एक्टिव वोल्केनो इंडिया का। इसके बाद आता है वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, जैसे डोम हमने देखा अभी, जो कोन हम बात कर रहे थे, जैसे बीच में जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो न्यू कोन या फिर ओल्ड कोन आप इसको बोल सकते हो। तो एक डोम अपने अंदर ही इसने फॉर्म कर लिया है। व्हेन अ लावा इज फेयरली विस्कस इट इज थिक एंड इट फ्लो स्लोली। जितना ज्यादा विस्कोसिटी हाई होगी उतना ही ज्यादा कम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाएगा, उतना ही स्लोली वो मूव करेगा। एंड ऑल्दो इट माइट नॉट बी सो विस्कस दैट इट कैन बी दैट इट कैन कॉज एक्सप्लोसिव नेचर, बट इतना ज्यादा थिक होता है जिसकी वजह से वो वेंट के बाहर ज्यादा डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाता। एंड वहीं पे वो एक डूम लाइक स्ट्रक्चर ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा, और ऐसे डूम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। एंड धीरे धीरे यहाँ पे इरप्शंस होते रहते हैं, और थिकनेस की वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता, तो बीच में ही एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो इस पूरे लैंड फॉर्म को हम बोलते हैं लावा डोम्स। इसके बाद आता है लावा डोम्स कभी कभी क्रेटर्स भी फॉर्म कर लेते हैं, क्रेटर्स ऑफ कॉम्पोजिट वोल्केनो। जो हमने कॉम्पोजिट वोल्केनो में देखा था कि एक छोटा सा क्रेटर होता है ऊपर, तो वो भी कभी कभी हम लावा डोम्स का एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बट साइज पे डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म वोल्केनो, आप देख सकते हो सिल और डाइक्स हमने देखा था। ये वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो लावा है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो सॉलिडिफाई हो जाता है लावा। फिर लैकोलिथ्स, बैथोलिथ्स एंड पैकोलिथ्स, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे जो हम अभी देखेंगे, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स और पैकोलिथ्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जो मैग्मा है अंदर, वो अंदर का ही अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है, और कुछ कुछ चीजों में ये डिफरेंट होते हैं। पहले तो बैथोलिथ्स ज्यादा डीपर होता है अर्थ के सरफेस में, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। एंड फैकोलिथ्स जो होता है वो शेप में डिफरेंस होता है, फैकोलिथ्स और लैकोलिथ्स में के पोजिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ शेप में डिफरेंस होता है। तो इंट्रूजन कूलिंग ऑफ डीप मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट, बैथोलिथ। फिर इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो जगह होती है, क्रैक्स होते हैं, वहां पे जो डोम लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है मैग्मा कूल डाउन होने के बाद, लैकोलिथ्स और फैकोलिथ्स, जो कि पैरेलल होता है, स्पेस और फोल्ड जो होते हैं उसको फिल करता है, बस लेंस टाइप शेप हो जाती है फैकोलिथ्स की। इतना ही मेजर डिफरेंस यही होता है कि ये साइज में बड़े होते हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ उससे छोटे होते हैं, एंड जो फैकोलिथ्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं साइज में। इसके बाद शेप इरेगुलर मैसिव होती है, डोम लाइक शेप होती है लैकोलिथ्स की। और लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि अपने हम बोल सकते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन में थोड़े से टिल्टेड होते हैं अपने एजेस पे, उसको हम बोल सकते हैं फैकोलिथ। रेयरली एक्सपोज, तीनों ही जो है इंटरनली होते हैं, तो ये सरफेस पे हमें तभी दिखते हैं जब डेन्यूडेशन, इरोजन बहुत सालों तक होता है, उसके बाद जब ये सरफेस पे ऊपर आते हैं तो हमें दिखते हैं। लैकोलिथ्स में हम इसको एक बार थोड़ा डिटेल में ले सकते हैं। बैथोलिथ्स जो कि ग्रेनाइटिक बॉडीज है, कूल डाउन हो जाता है, मैग्मा चैम्बर बन जाता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं, तब आता है सरफेस के ऊपर जब इरोजन हो रहा होता है बहुत सालों। तो जो लार्ज डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो बैथोलिथ्स हो गया। इसका एग्जाम्पल अब देख सकते हैं भोंगीर फोर्ट बैथोलिथ नियर हैदराबाद इन तेलंगाना। एंड लद्दाख में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, श्योक बैथोलिथ, नुनकुन बैथोलिथ, लमायूरू बैथोलिथ। दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनोडियोराइट ग्रेनाइट और टोनलाइट। फिर यंगर ग्रेनाइट ऑफ स्कॉटलैंड या सीरिया नवेडा बैथोलिथ ऑफ कैलिफोर्निया, सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो बैथोलिथ में हमें दो चीजें याद रखनी है, सरफेस पे जब आएंगे जब इरोजन होगा बहुत सालों तक, एंड ग्रेनाइटिक बॉडीज होती है, डूम लाइक स्ट्रक्चर में सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा। इसके बाद आता है लैकोलिथ, पाइप लाइक स्ट्रक्चर में सॉलिडिफाई होता है, एंड इट रिजेंबल्स द सरफेस वोल्केनिक डूम्स ऑफ द कॉम्पोजिट वोल्केनो। थोड़ा सा कर्व्ड होता है, बट ज्यादा इतना कर्व नहीं होता कि डोम
लाइक स्ट्रक्चर जो हम बैथोलिथ्स में देखते हैं वो फॉर्म कर ले। डेक्कन लैथोलिथ्स जो कि महाराष्ट्र में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, वो इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। बसाल्ट से बना होता है। इसके बाद देखते हैं फैकोलिथ। दे आर लेंथ शेप्ड। शेप में डिफरेंस आप देख सकते हो। डोम सबसे ज्यादा कर्व्ड जो होता है बैथोलिथ, फिर आता है लैकोलिथ, और फिर फैकोलिथ जो होता है लेंथ शेप्ड होता है। कॉन्वेक्स लेंस की शेप जो होती है उसमें आप इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिखता है। इसके बाद दीज वेवी मटेरियल्स फॉर्म, ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन रेंजेस जो बोलते हैं उसका जो कोर होता है वहां पे हमें फैकोलिथ्स मिलते हैं। नेल्सन प्लूटन इडाहो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन। इससे बोल रहा था बैथोलिथ और लैकोलिथ में कि लार्ज मास ऑफ igneous रॉक beneath the earth surface, intrusion, solidification of lava। जब ऊपर से जब एक्सपोजर होता है तो बैथोलिथ दिखता है। लैकोलिथ हम्म बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। इसका मतलब बैथोलिथ है वो इंडिविजुअल रहेंगे igneous रॉक के, और लैकोलिथ रहेंगे इन द सेडिमेंट्री रॉक। मतलब बीच में मैग्मा अगर सॉलिडिफाई करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बीच में और वो बाद में फिर दिखता है तो लैकोलिथ डीप डीप विद इन रहता है। हाँ जी। लेकिन वो igneous रॉक रहेंगे एक, तो एक दूसरा टाइप है। बैथ हम्म। और मैं फैकोलिथ्स देखता हूँ, जो हाँ, लोकेशन ऑफन फाउंड इन द सेडिमेंट्री बेसिन। बैथोलिथ में जनरली फाउंड विद इन द माउंटेन रेंज। कंटिन्यू। के बाद डाइक्स और सिल्स हमने देख लिया था। हॉरिजॉन्टल बॉडी सिल्स, डाइक्स वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर जब सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा। इसके बाद इंट्रूजन। इंट्रूजन वो होते हैं जो हमने अभी बैथोलिथ्स लैकोलिथ्स में देखा, पूरा प्रोसेस वही हो रहा है यहाँ पे, बस कैसे वो सरफेस पे अराइव हो रहे हैं, कैसे ये जो इंट्रूजन है हमें सरफेस पे दिख रहे हैं, उसमें डिफरेंस होता है। तो जो मैग्मा होता है वो अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है एंड फॉर्म करता है इंट्रूजन। ये अंदर फॉर्म होते हैं तो अर्थ के सरफेस पे हमें कैसे दिखने लगते हैं। तो जब वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, और एक और इसमें अलग चीज है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं उनकी वजह से जो सबडक्शन जोन फॉर्म होती है, जो डेंसर प्लेट हमारी है नीचे जा रही है और जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर की तरफ आ रही है, उसकी वजह से जब सबडक्शन जोन की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से मूवमेंट होता है एंड तब ये जो सरफेस है ऊपर आता है, तो हमें ये दिखता है लिफ्टिंग की वजह से। तो इंट्रूजन में एग्जाम्पल डेविल्स टावर, व्योमिंग, huge rock formation that was once magma that cooled within a volcano, and it rises to nearly 400 meters from its base. तो टेक्टोनिक प्लेट्स वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो बाहर आके हमें दिखते हैं, इंट्रूजन्स बोलते हैं उनको। इंट्रूजन्स अंदर ही सॉलिडिफाई होते हैं। सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस सब में सेम ही। As erosion removes the topmost rocks and soils, they solidify the magma. The solidified magma is exposed in the same form in which it was cooled and solidified. तो शेप इसकी चेंज नहीं हो रही है, बस सरफेस पे अराइज हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा सबडक्शन जोन, जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो मूव करती है, मीट करती है एक पॉइंट पे। जो डेंसर प्लेट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ओल्डर ओशियनिक क्रस्ट होती है जो कि डेंसर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, वो नीचे की तरफ मूव करती है एंड ऊपर की तरफ मूव करती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि कम डेंस होती है। इसी प्रोसेस की वजह से मरियाना ट्रेंच जो हम देख सकते हैं सबडक्शन जोन है, वो फॉर्म होती है। डीप ओशियनिक ट्रेंचेस फॉर्म होती है। इस फ्रिक्शन की वजह से जो सबडक्शन जोन है जहाँ पे डेंसर प्लेट नीचे जा रही है और लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ आ रही है, इनकी वजह से जो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से जो रॉक्स है मेल्ट डाउन करती है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, मैग्मा फॉर्म होता है। एंड फिर इसी प्रेशर टेंशन और कंप्रेशन की वजह से वो मैग्मा राइज करता है, वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। तो इस सबडक्शन जोन का एप्लीकेशन आप देख सकते हो इंट्रूजन में भी, एंड मेरियाना ट्रेंच या फिर डीप ओशियनिक ट्रेंचेस कैसे फॉर्म होती है उसमें भी। फिर लावा प्लाट्यूज आता है जहाँ पे लेस विस्कस लावा, लेस विस्कस मतलब लंबे एरिया तक लंबा एरिया कवर कर पाएगा। तो जो लावा लंबा एरिया कवर कर रहा है, उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद जो लार्ज फ्लैट सरफेस इग्नियस रॉक का फॉर्म हो रहा है, उसको हम लावा प्लाट्यू बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कोलंबिया प्लाट्यू, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में। तो लेस विस्कस लावा लंबे एरिया कवर कर रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, तो लार्ज फ्लैट सरफेस बन रहा है, लावा प्लाट्यूज हो गया। फिर हॉट स्प्रिंग्स,
और गीजर्स। हॉट स्प्रिंग और गीजर्स में बेसिकली अंदर से जियोथर्मल हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर इमर्ज हो रहा है, बट एक मेजर डिफरेंस होता है कि कैसे इमर्ज हो रहा है और कितना फ्रीक्वेंटली इमर्ज हो रहा है। अब जो हॉट स्प्रिंग्स में वाटर आ रहा है सरफेस के अंदर से, वो एक तरीके से थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स में आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। बट जो गीजर्स होता है उसमें वो एकदम से इरप्ट होता है, पहले वो बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है वाटर और उसके बाद एकदम से इरप्ट होता है। और हॉट स्प्रिंग्स में वो कॉन्टिन्यूसली आता रहता है ग्राउंड सरफेस के वहां से। तो इसका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, टेम्परेचर रेंज करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एंड गीजर्स में वो तब इरप्ट होता है जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। तो इसमें मिनरल्स हॉट स्प्रिंग्स में जो हमें मिलते हैं, सल्फर, सिलिका, कैल्शियम, ग्राउंड वाटर जो कि डीप अंडरग्राउंड सर्कुलेशन होता है हॉट रॉक्स के कांटेक्ट में आने के बाद, जो कि हॉट रॉक्स या फिर हीटेड मैग्मा के कांटेक्ट में आने की वजह से ग्राउंड सरफेस पे इरप्ट होता है, ग्राउंड सरफेस पे आता है और हॉट स्प्रिंग्स फॉर्म करता है। गीजर एकदम से इरप्ट होता है। ट्रैप्ड वाटर बॉइल्स विच एक्सपैंड व्हेन द प्रेशर बिल्ड्स अप। तो जब तक प्रेशर अपनी लिमिट तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये बाहर नहीं आते, तो एकदम से इरेगुलर इंटरवल्स पे आते। यहाँ पे वही है, कॉन्टिन्यूस या जेंटल बबलिंग होती रहती है। हॉट स्प्रिंग्स में इंटरमिटेंट इरप्शन होते हैं हॉट वाटर या फिर स्टीम के। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। यहाँ पे जब तक बॉइलिंग पॉइंट के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक इरप्ट नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस फ्लो इरप्शन प्रिडिक्टेबल भी होते हैं गीजर्स में और अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। अब गीजर में आप फेमस एग्जाम्पल ले सकती है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, जो कि फेमस है इसके लिए। अब हॉट स्प्रिंग्स में मड पॉट्स भी फॉर्म होते हैं। तो अब कॉन्टिन्यूस फ्लो आ रहा है, बबलिंग हो रही है, वाटर आ रहा है, स्टीम आ रहा है, तो आसपास जो डस्ट होते हैं, क्ले होता है, उसके मिलने से, वाटर के साथ मिलने से एक तरीके से क्ले या फिर डर्ट जो मड है वो फॉर्म हो जाता है। उसकी वजह से हम मड पॉट बोलते हैं, जिसमें बबलिंग हमें दिखने को मिलती है हॉट स्प्रिंग्स में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, फेमस हॉट स्प्रिंग्स इंडिया में लद्दाख में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड, सिक्किम। तो लद्दाख में पनामिक है, नुब्रा वैली में चुमथंग, ये दो फेमस हैं। उसके बाद हिमाचल में देख सकते हैं खीर गंगा, देन कसौल पार्वती वैली, मणिकरण साहिब श्राइन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पार्वती, देन उत्तराखंड में गौरी कुंड, ऋषि कुंड, तपोवन, सिक्किम में युमथांग या फिर रेशी हॉट स्प्रिंग्स, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, अरावली हॉट स्प्रिंग्स महाराष्ट्र, अकोली, मेघालय में जकरेम। तो ये फेमस कुछ देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग, इसको एक बार मैप पे भी देख लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, we will continue in the next session.